हेलो दोस्तों, आज हम इंटरव्यू का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि PLSQL प्रोसीजर से रिलेटेड है। तो जब हम एक प्रोसीजर लिखते हैं उस समय क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें जाननी चाहिए उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जब भी एक प्रोसीजर लिखते हैं, जैसे प्रोसीजर का फॉर्मेट क्या होता है, देखो जब प्रोसीजर लिखते हैं तो सबसे पहले क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर और प्रोसीजर नेम लिखते हैं, उसके पे एज लिखते हैं। ठीक है, उसके फिर हम डिफाइन करते हैं कुछ वेरिएबल्स और एक्सेप्शंस। ठीक है, और फिर एक कर्सर बनाते हैं, उस कर्सर को फॉर लूप में ओपन करते हैं और ये लूप चलाते हैं और ये लूप इंड भी होता है, उसके बीच में हम लॉजिक लिखते हैं। जो लूप में हमें लॉजिक लिखना है वो लॉजिक लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक। अब इस लॉजिक को चलाते समय कुछ एरर आए, एक्सेप्शन आए, उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन ब्लॉक में अदर्स लिखते हैं। व्हेन अदर्स सारे एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करना, उसके लिए ये सब एक्सेप्शंस है, वैल्यू एरर, डुप्लीकेट वैल्यू ऑन इंडेक्स, नो डेटा फाउंड, टू मेनी रोज, जीरो डिवाइड, दिस, ये सब एक्सेप्शंस है जो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है, हैंडल किया जाता है। तो इस प्रोसीजर में एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, ये टाइप क्या होता है, परसेंटेज टाइप क्या होता है। जनरली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि परसेंटेज टाइप क्या होता है। तो परसेंटेज टाइप से हम क्या करते हैं, किसी टेबल का कॉलम के जैसा एट्रीब्यूट उसके जैसा हम एक वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं। हमने ये सी नेम है वेरिएबल लिया है, वो वेरिएबल का सारा एट्रीब्यूट कैसा होगा, एम्प्लॉय टेबल के नेम कॉलम के जैसा होगा। अगर एम्प्लॉय टेबल का नेम कॉलम वैरकर है तो वैरकर हो जाएगा, अगर नंबर है तो नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप का यूज किया जाता है। इसी तरीके से रो टाइप क्या होता है, रो टाइप क्या होता है कि ये टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के एक रो के जैसा एक वेरिएबल बनाना, वो रो टाइप होता है। तो इस तरह से वो डिफाइन करते हैं रो टाइप। अब इसमें एक और चीज़ होती है कि एक्सेप्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है, हमने तो एक्सेप्शन देखा, ये तो सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन है, ये सब तो ऑटोमेटिक सिस्टम हैंडल कर देगा। एक होता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, उसको डिक्लेयर करने के लिए एक वेरिएबल देते हैं जिसका नाम एक्सेप्शन देते हैं, उसको एक्सेप्शंस से इनहेरिट, एक्सेप्शंस के जैसा एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये एक्सेप्शंस का एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब इसको अगर मान लो किसी बिजनेस लॉजिक के अंदर कहीं भी एक्सेप्शन वैसा जो हमें यूजर डिफाइन चाहिए, उसको वहाँ पर इसको रेज कर देते हैं, ऐसे लिख के रेज लिख के ऐसे एक्सेप्शन कर देते हैं। और जैसे ही वो कर्सर इस पार्ट पे आता है, इस वेरिएबल पे आता है, वो इसको एग्जीक्यूट करता है। व्हेन एक्सेप्शन देन हैंडल किया हुआ यहाँ पर, तो ये प्रिंट कर देगा, आउटपुट में ये प्रिंट कर देगा वो। इस तरीके से हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। ठीक है, ये सब तो सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन है। ठीक है, इसको भी ये भी इंटरव्यू पूछा जाता है कितने टाइप के एक्सेप्शन होते हैं PLSQL प्रोग्राम में, तो ये सारे आपको बताना पड़े। मेन तो इतना ही होते हैं, बहुत से एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन वैल्यू एरर, डुप्लीकेट वैल्यू इंडेक्स, ये सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, एक ये हो गया बात। अब प्रोसीजर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं कर्सर। ये जो कर्सर लिखे हैं, ये कर्सर कितने टाइप के होते हैं, इसका एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कर्सर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर और एक्सप्लिसिट कर्सर। और एक कर्सर क्या होता है, ये रो टेबल के रो वन और मोर रो को होल्ड करता है मेमोरी में। ठीक है, और उस डेटा के हिसाब से वो पूरा प्रोग्राम को फंक्शन करता है, पूरा प्रोग्राम में डेटा को पॉपुलेट करता है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है, इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है, अगर प्रोग्राम के अंदर कोई कर्सर लिखा जाता है, जैसे कि देखो हमने सिलेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी, इनटू में एक वेरिएबल, इनटू लगा के एक वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्लिसिट कर्सर। हम क्या प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल में डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कर्सर। इस कर्सर का एट्रीब्यूट क्या होते हैं, परसेंटेज फाउंड, परसेंटेज इज ओपन, परसेंटेज नॉट फाउंड, परसेंटेज रो काउंट। ठीक है, ये चार एट्रीब्यूट होते हैं इम्प्लिसिट कर्सर के। वो एट्रीब्यूट का यूज कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर यूज कैसे करते हैं। इफ एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड,
यहाँ एट्रीब्यूट यूज किया, अगर एसक्यूएल परसेंटेज नॉट फाउंड, अगर इसमें डेटा नहीं फाइंड होता है तो उसके लिए ये प्रिंट करें। इफ़ एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड, अगर डेटा फाइंड होता है तो इसको ये प्रिंट करें कि एसक्यूएल परसेंटेज रो काउंट, कितना रो आया है वो रो काउंट को प्रिंट करें। तो इस तरीके से हम इम्प्लिसिट कर्सर के एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज फाउंड, परसेंटेज इज ओपन, परसेंटेज नॉट फाउंड, परसेंटेज रो काउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर आप आ जाओ एक्सप्लिसिट कर्सर। हम तो डिस्कस किए थे इम्प्लिसिट कर्सर के बारे में, अब एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है। एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है कि अगर आप मेन प्रोग्राम के बाहर में किसी कर्सर को बनाते हैं, उस कर्सर का यूज करते हैं मेन प्रोग्राम में डेटा फ्लो करने के लिए, तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर। ठीक है, हमने क्या किया एक्सप्लिसिट कर्सर में, एक कर्सर नाम का वेरिएबल, कर्सर नाम से एक कर्सर, सी कस्टमर नाम से कर्सर बनाया। उस कर्सर में क्या किया, एसक्यूएल स्टेटमेंट बनाया। अब इस एसक्यूएल स्टेटमेंट में जितने भी रिकॉर्ड आएंगे वो इस वेरिएबल कर्सर में एक हो तो वो लोड हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर उस कर्सर को हम ओपन करेंगे। ठीक है, और उसको लूप में चलाएंगे। लूप में चलाने के बाद जितना जो प्रोसेस करना वो प्रोसेस होगा। बेसिकली हम जब प्रोग्राम करते हैं तो उस समय हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर लूप लगाते हैं, फॉर और कोई वेरिएबल नेम ले लेते हैं, C2 इन C1। सी कस्टमर क्या, सी कस्टमर कर्सर है। ठीक है, अब ये लूप स्टार्ट हो गया और लूप एंड हो गया। तो जनरली हम लोग ऐसे करते हैं, इसमें फेच लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसको फेच लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। और ऐसा भी आप लिख सकते हैं, मेन कस्टमर नॉट फाउंड, ये एट्रीब्यूट का हमने ये कर्सर नेम और परसेंटेज नॉट फाउंड, इसमें भी एट्रीब्यूट सारे सेम होते हैं जो एट्रीब्यूट इम्प्लिसिट कर्सर में होते हैं। परसेंटेज फाउंड, परसेंटेज इज ओपन, इसमें एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड होता है और इसमें कर्सर का नाम परसेंटेज फाउंड होता है। देख रहे हो, कर्सर का नाम परसेंटेज फाउंड है, इसमें क्या होता है, एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड होता है, एसक्यूएल परसेंटेज फाउंड। ये डिफरेंस है, ये पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो आई होप आपको कर्सर और प्रोसीजर ये समझ में आ गए होंगे।